बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे यूट्यूब चैनल और ऑफलाइन विद्या कैंपस ऑनलाइन HK बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको बेटा फटाफट काउंट करेंगे और अगले 15 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे। फटाफट जितना हमने व्यू के रूप में देखा बेटा उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल क्या है बेटा और एम फेज क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये 5 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हमने बताया सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल मींस, जैसे मान लीजिए बेटा कोई एक साइकिल है, मींस कोई एक सेल है और वो जो सेल है वो किस तरीके से डिवाइड कर रही है, किस तरीके से डिवाइड कर रही है और उस डिवाइडेशन के पीरियड में जो समय लग रहा है बच्चा, जो टाइम लग रहा है बच्चा, उसी टाइम इंटरवल को हम सेल साइकिल कह रहे हैं। सेल साइकिल ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, प्रोकैरियोट के अलग हो सकता है, मींस बैक्टीरिया के लिए अलग हो सकता है, ईस्ट के लिए अलग हो सकता है और ह्यूमन सेल के लिए अलग हो सकता है। राइट बेटा। सो हमने बताया सेल साइकिल एक टाइम इंटरवल है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम सिंथेसिस and other constituent of the cell eventually divide into 2 daughter cell is called cell cycle। हमने अभी बताया कोई भी सेल एक पेरेंट सेल है और 2 प्रोजनी में अगर बेटा वो डिवाइड हो रहा है तो यह टर्म क्या कहलाएगा, सेल साइकिल कहलाएगा बेटा। बहुत अच्छे बेटा, सेल साइकिल कहलाएगा। अब सेल साइकिल को समझने के लिए हम इस फेज को समझते हैं। सेल साइकिल जो है 2 फेजेस में बांटी गई है बेटा। एक बांटा गया है बेटा इंटरफेज, ये वाला फेज है, यहां से लेकर के ये वाला फेज, इतना फेज, इसको हम इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस कहते हैं इसे। और ये वाला बेटा फेज जो होगा उसे हम एम फेज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सेल साइकिल है ये 2 फेज में डिवाइड है बेटा, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज सबसे बड़ा फेज या लार्ज टाइम को गेन करने वाला फेज होता है। इंटरफेज में 3 स्टेजेस आती हैं बेटा, G1 फेज, G2 फेज और S फेज। G1 का मतलब है फर्स्ट गैप फेज और S का मतलब है बेटा सिंथेसिस फेज और G2 का मतलब है सेकेंड गैप फेज। मान लीजिए कोई सेल डिवाइड करनी है और वो सेल यहां पर है, यहां से सेल डिवीजन करना स्टार्ट करती है तो चेकआउट किया जाएगा उसका, मींस चेक पॉइंट के आधार पर चेकआउट किया जाएगा। अगर उस सेल का डिवीजन करना है तभी उस सेल को फॉरवर्ड किया जाएगा G1 फेज में और यहां पर पूरी तरीके से फिजिकली क्या होगी, वो सेल एक्टिव होगी और उसके बाद बेटा उसे एस फेज में भेज दिया जाएगा। एस फेज में क्या होगा, सिंथेसिस फेज होगा। मींस यहां पर बड़ी अच्छी लाइन एनसीईआरटी कहती है कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो 2C से 4C होगा, बट क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो सेम होंगे, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। और इसके बाद फाइनली जब पूरी तरीके से सेल मेंटेन हो जाएगी बेटा, उसे G2 फेज में इंटर करा दिया जाएगा। G2 फेज के एंड तक आते आते वो जो सेल होगी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी, मॉर्फोलॉजिकली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली उसको पूरी तरीके से मेंटेन कर दिया जाएगा। और जिस फेज में पूरा लगभग 95% का टाइम लगता है, 95% बेटा हमने इसलिए बोला कि एक ह्यूमन सेल अप्रॉक्स
एक सेल डिवाइड करने में 24 घंटे का समय लेती है, और एक जो बैक्टीरिया होता है उसका लगभग 20 मिनट का समय लगता है, और बेटा जो ईस्ट होता है वो लगभग 90 मिनट का समय लेता है। तो 3 पॉइंट देखना है आपको एनसीईआरटी के अनुसार। ह्यूमन सेल 24 घंटे में एक सेल 2 में डिवाइड हो जाती है, और ईस्ट 90 मिनट का समय लेता है, और बैक्टीरिया 20 मिनट का समय लेता है। इसका मतलब यह है हर एक सेल का सेल साइकिल ड्यूरेशन अलग अलग होगा। उसी के आधार पर सेल कोई भी हो, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, उसका डिवीजन ऑफ फेज अकॉर्डिंग टू सेल साइकिल ड्यूरेशन वेरिएबल करेगा वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, राइट। बट एनसीईआरटी में जो दिया गया है आप उसी को ध्यान में रखेंगे बच्चा। और उसके बाद फाइनली ये सेल को G2 के बाद बेटा यहां पर इंटर करा दिया जाएगा। कहां पर? एम फेज में। कहां इंटर कराएगा बच्चा? एम फेज में इंटर करा दिया जाएगा। जब एम फेज में इंटर कराया जाएगा तो यहां पर देखा जाएगा भाई कि एम फेज किस तरीके से डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझने के लिए हम इसी डायग्राम को रिकॉल करते हैं फटाफट। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक ठोके शेयर कर दीजिए अपने सभी प्यारे इष्ट मित्रों को। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कमेंट कौन करेगा? कमेंट करो। अच्छा, अब देखो जब G2 फेज के बाद ये बेटा M फेज में इंटर करेगी सेल, तो M फेज में इस सेल को 2 स्टेज में बांटना होगा। M फेज को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। हमने कहा ये सेल थी जो पूरा इंटरफेस ट्रैवल करके आई है, अब इस सेल को डिवाइडेशन में भेजना है। तो ये सेल बेटा जब M फेज में इंटर करेगी तो M फेज के पास 2 पॉइंट आएंगे। एक आएगा कैरियोकाइनेसिस, है ना बेटा? क्या आएगा? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा आएगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब बताइए बच्चा हमें, जब कैरियोकाइनेसिस कंडीशन में ये सेल आएगी तो कैरियोकाइनेसिस में जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा वो 4 तरीके से होगा: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। प्रोफेस में क्या होगा? सबसे पहले जो इस सेल का न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेगी। किसमें? प्रोफेस। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम फेज, जो पूरे सेल साइकिल का 5% समय लेती है। क्लियर है ना बेटा? और यहां पर एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, जो G1 फेज है ये लगभग 12 घंटे का समय लेती है बच्चा, और जो S फेज है ये लगभग 8 से 10 घंटे का समय लेती है, और जो G2 फेज है लगभग 4 घंटे का समय लेती है। ये आपको पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना बेटा? अब प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसअपीयर होने लगेगी तो इसके क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होंगे? जाहिर सी बात है सेपरेट होने लगेंगे। और वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने के बाद जो क्रोमैटिन नेटवर्क होंगे जब सेपरेट होने लगेंगे तो इस प्रोफेस के बाद इसको भेज दिया जाएगा मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में क्या होगा? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटने के बाद जो क्रोमैटिन नेटवर्क थे वो बेटा जनरली सेपरेट होकर के सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। और यही वो स्टेज है जहां पर हम क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी कर पाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सेल साइकिल की वो स्टेज बताइए जहां पर हम बेस्ट क्रोमोसोम का अध्ययन करते हैं, तो आपको बताना होगा मेटाफेज, मध्य वाला मेटाफेज, ठीक है ना बेटा? अब मेटाफेज के बाद इसको इंटर करा दिया जाएगा एनाफेज में। एनाफेज में क्या होगा? जो ये क्रोमैटिन नेटवर्क सेपरेट हुए थे बेटा, इनको पूरी तरीके से इंड पर भेज दिया जाएगा, और फाइनली इंड पर पहुंचने के बाद ये जब टीलोफेज में पहुंचेंगे तो यहां पर इसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बना दी जाएगी। इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है बट वो सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना? मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के सारे पॉइंट आउटलाइन बता रहा हूं। जब टीलोफेज में ये कंडीशन पहुंचेगी तो
वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब आप बताओ बेटा, सेल एक ही है और सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बन गए? 2। तो एक सेल में जनरली 2 न्यूक्लियस तो हो नहीं सकते, और यहां पर 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, इसलिए अब इस सेल को भेज दिया जाएगा साइटोकाइनेसिस में। क्यों? क्योंकि अभी तक बप्पा अम्मा घर रहत रहे, घर एक ही रहे, एक लड़का होगा वहां या कम रहे, लड़के होगा बहाव। अब बहाव होने के बाद अब मजबूरी है उसको अलग करना पड़ेगा, जगह तो वतन है डलवार डारो। अरे करिए इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ठोकिए, बहुत अच्छे। अब देखो बेटा, जब एक ही सेल है और न्यूक्लियस 2 हो गए तो 100% क्या करना होगा? 100% उसे डिवाइड करना होगा, इसलिए बीच में डलवार डाल दिया जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और 2 साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियस ऑलरेडी 2 थे। दिस इज द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के एंड में हमने देखा कि 2 कंप्लीट सेल बनके तैयार हो गई है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और बताएंगे बच्चा, बहुत सारी सेल हैं जो कि ध्यान रखना होगा। हम उसी सेल की बात करेंगे जो सेल डिवाइड करना है, और अगर डिवाइड करना है तो उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं करना है तो साइटोकाइनेसिस और जीवन फेज के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे हम G0 फेज कहते हैं। G0 फेज वो स्टेज है, वो फेज है जिसमें कोशिका को डिवाइड नहीं करना है। मींस अगर कोशिका को डिवाइड करना है तो इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, और डिवाइड नहीं करना है तो इस सेल को यही G0 फेज में डाल दिया जाएगा। G0 फेज में पहुंचने के बाद सेल कभी डिवाइड नहीं करती, इसीलिए दिस फेज आल्सो नोन एज गैप फेज एंड आल्सो नोन एज गैप फेज और रेस्टिंग फेज। जीवन भर इसी स्टेज में सेल पड़ी रहेगी, और इसके 2 ही एग्जाम्पल हैं हमारे बॉडी में, एक नर्व सेल और एक हार्ट सेल। हाय दादा हार्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल, और इसकी फेजेस की बात हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आदाब, धन्यवाद, सलाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए।